तो आज हम लोग, ठीक है, फिजिक्स का जो प्रकाश है कक्षा 10, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग जो है नेत्र के बारे में काफी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें, ठीक है, कि आई यानी आंख यानी नेत्र। तो नेत्र होता क्या है? देखिए, अगर हम बात करें नेत्र की, तो नेत्र है सबसे पहली बात एक संवेदनशील अंग है। नेत्र जो है संवेदनशील क्या है? अंग, यानी चीजों को सेंस करता है, भांप लेता है, ठीक है ना। तो नेत्र है एक संवेदनशील अंग है जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। बात समझ में आया? तो मानव जो नेत्र है एक संवेदनशील अंग है। नेत्र मानव का ही क्या, चाहे जो जंतु हो, ठीक है, चाहे जो जंतु हो, उसका आंख एक संवेदनशील अंग है, ठीक है। और ये किसको दिखाते हैं? रंग बिरंगे संसार को दिखाते हैं, मतलब रंग बिरंगे जो भी वस्तुएं उन्हें हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और जो नेत्र है ये जब किसी वस्तु को देखता है तो प्रकाश के उपस्थिति में ही देख पाएगा। हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रकाश अनुपस्थित हो गया, प्रकाश अनुपस्थित हो गया तो हम देख, इसीलिए तो सड़क के किनारे जो है खंभे लगाए जाते हैं। अगर सड़क के किनारे खंभे न लगे हों और उस खंभे पे लाइट न हो तो दिखाई नहीं देगा। तो मान लीजिए कि आपके गाड़ियों में लाइट है, उससे आप चल सकते हैं, लेकिन जो साइकिल से चल रहे हैं वो कहां से लाइट ले आएंगे? या स्वयं की लाइट लेके चलें तो समस्या होगी कि नहीं होगी? तो गली मोहल्ले के लाइट में, जैसे जहां शहर है वहां तो लाइट रहेगी, और जो गांव है तो गांव के सड़कों में नहीं होता है। तो गांव के सड़कों में उतना चलना नहीं है रात में, और जो चलेंगे अपने संसाधन से चलेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि मानव नेत्र एक संवेदनशील अंग है जो रंग बिरंगे संसार को हमें दिखाता है, और प्रकाश के उपस्थिति में ही हम देख सकते हैं, बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते। अब जो आंख है, ठीक है ना, ये किन किन रंगों को देख सकता है? देखिए, तो बायोलॉजी के अनुसार, ठीक है, जो हमारी आंखें हैं वो केवल 3 रंगों को ही देख सकती हैं। उन रंगों को कहा जाता है प्राथमिक रंग। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जो हमारी आंखें हैं केवल 3 ही रंगों को पहचान सकती हैं, ठीक है, जिसका नाम है ब्लू, रेड एंड ग्रीन। समझ? तो इन 3 रंगों को ही प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो हमारी आंखें इन्हीं 3 रंगों को पहचान सकती हैं, ठीक है। तो बाकियों को कैसे आप देख पा रहे हैं? तो आपका मस्तिष्क एडजस्ट करके कह रहा है कि ऐसा है कि ये व्हाइट कलर है, ठीक है ना, ये आपका, अच्छा हम प्राथमिक रंग देखिए लिखे भी हैं ना, ये आपका ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया और रेड हो गया, लेकिन इसे व्हाइट हो गया तो व्हाइट प्राथमिक रंग नहीं है। तो बात समझ में आ गया? इतनी बात। अब 2 रंग और होते हैं। एक रंग बच गया आपका सफेद यानी श्वेत, एक हो गया ब्लैक यानी काला। तो इन श्वेत रंग यानी सफेद रंग और काला रंग यानी ब्लैक कलर जो है, इसका क्या मतलब है? देखिए, तो श्वेत कलर का मतलब होता है कि सभी 7 रंग के जो प्रकाश हैं ये क्या होंगे? उपस्थिति। श्वेत रंग ये बताता है कि प्रकाश के 7 रंगों की क्या है? उपस्थिति है। यानी प्रकाश आप जानते हैं, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, VIBGYOR। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो अगर कहीं भी सफेद प्रकाश मिल जाए इसका मतलब यह है कि ये 7 रंग क्या है? उपस्थित हैं। और काला रंग का मतलब होता है कि ये जो 7 रंग है ये क्या है? हाँ, 7 रंग जो है अनुपस्थित हैं। बात समझ में आया? तो श्वेत रंग का तात्पर्य हो गया कि प्रकाश के 7 रंग उपस्थित हैं, और काले रंग का अर्थ हो गया कि प्रकाश के 7 रंग अनुपस्थित हैं। कोई समस्या? इतना हो गया, ठीक है ना। अब बात करें तो आप जानते हैं
कि दुनिया का या हमारे शरीर का कोई भी अंग हो वो कोशिका से ही बनेगा, ठीक है ना। तो जो हमारा नेत्र है, ठीक है, मानव नेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो मानव नेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक कोशिका को बोला जाता है दंड कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं रॉड सेल। एक को बोला जाता है कोन। अच्छा, शंकु कोशिका को एक और नाम बोल सकते हैं, श्लाका कोशिका। समझ में आ गया? ठीक है। तो नेत्र में दो ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दंड कोशिका यानी रॉड सेल, और शंकु कोशिका या श्लाका कोशिका, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोन सेल। अब इनके काम क्या है? देखिए, जैसे अगर हम बात करें दंड कोशिका की, ठीक है ना, तो जो दंड कोशिका है इसका काम है केवल ब्लैक और व्हाइट वस्तुओं को दिखाने में। कहां काम करता है ये? ठीक है। तो ब्लैक और व्हाइट वस्तु को देखने में सहायता कौन करता है? दंड कोशिका, ठीक है। अब शंकु कोशिका का क्या काम होगा? तो देखिए, सी फॉर कोन एंड सी फॉर कलर, तो इसका काम है कलरफुल। कौन सा फुल? यानी कलरफुल वस्तु को देखने में सहायता कौन करता है? शंकु कोशिका। तो याद हो जाएगा, ठीक है। दंड कोशिका का काम है ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला और सफेद वस्तु को दिखाने में सहायता करना, ठीक है। और शंकु कोशिका का काम है कलरफुल यानी रंग बिरंगी वस्तुओं को दिखाने में सहायता करना। अब रंग बिरंगी में कौन कौन सी रंगे? तो ये प्राथमिक रंगे BGR यानी ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये तीन कलर जो हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोन सेल, यानी शंकु कोशिका की सहायता से ही हम ब्लू, ग्रीन और रेड कलर को देख पाते हैं। अगर ये दंड कोशिका जो है सपोज ये खराब हो जाती है, अगर मान लीजिए कि ये दंड कोशिका जो है खराब हो जाए, खराब का मतलब इसकी कमी हो जाए, ठीक है। तो अगर दंड कोशिका खराब हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो हमें ब्लैक और व्हाइट वस्तुएं दिखेंगी, और जब नहीं दिखेंगी तो इस रोग को हम कहते हैं रतौंधी। रतौंधी को अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रतौंधी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंड। तो अब आप सोचते होंगे कि रतौंधी का मतलब है रात में नहीं दिखाई देगा, नहीं। देखिए, जब दिन का समय होता है तो हमें सभी वस्तुएं जैसी होती हैं वैसे दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है, रात का मतलब प्रकाश नहीं है, जब प्रकाश नहीं होता है तो हमें सभी वस्तुएं काली और सफेद ही दिखाई देती हैं। जैसे पेड़ के पत्ते आप देखिएगा दिन में तो हरा है तो हरा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाएगा तो वो पत्ता आपको हल्का हल्का काला दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब रात के समय आपको सभी वस्तुएं काली और सफेद दिखाई देंगी। चूंकि आपको जब दंड कोशिका खराब है तो काला सफेद देखा ही नहीं सकते, और जब काला सफेद देखा ही नहीं सकते तो आप कहेंगे क्या हो गया है, क्योंकि रात में ही समझ में आएगा आपको। तो रात जैसे ही होगा काला सफेद आपको दिखेगा ही नहीं, अब बाकी रंग रात में दिखता ही नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा हमको दिख नहीं रहा है, तो उसका नाम रख दिया गया रतौंधी। बट अधिकांश लोग यही जानते हैं कि रतौंधी का मतलब रात में नहीं दिखता है, नहीं, रतौंधी का मतलब ब्लैक और व्हाइट नहीं दिखता है, इसलिए रात में नहीं दिखता है, ठीक है। अब ये दंड कोशिका खराब या कम कैसे हो जाता है? तो दंड कोशिका को खराब या कम होने का कारण है विटामिन ए। कौन है? अगर आप विटामिन ए कम मात्रा में खाएंगे तो ये आपके दंड कोशिकाएं जो है प्रभावित हो जाएंगी। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, और रेटिनॉल से आता है रेटिना। कहीं ना कहीं इसका संबंध रेटिना से है, और रेटिना आंख में ही होता है, ठीक है। तो ये दंड कोशिका की पूरी फिनोमिना समझ में आ गया आपको?
अब बात करते हैं संघ कोशिका। अगर संघ कोशिका प्रभावित होगी तो इन तीन में से आप अंतर नहीं बता पाएंगे, इन तीन कलरों में अंतर, कि नीला है कि हरा है कि लाल, तो आप इन तीन कलर में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, अंतर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और अगर संघ कोशिका या तो खराब हो जाए किसी कारणवश, या तो इसकी कमी हो जाए, या खराब हो जाए या कमी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो शंकु कोशिका है हमें कैसे मिलता है, ये बीमारी हमें कैसे मिलती है, तो ये जो बीमारी है आनुवांशिक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक का मतलब यदि आपके माता पिता को है तो आपको होगा। तो आप सोच रहे होंगे आपके माता पिता कहां से हो गया, हो सकता है कि उनके माता पिता को रहा हो, ठीक है। तो ये बीमारी हमें जो है कैसे मिलती है? आनुवांशिक, मतलब पिछले पीढ़ियों से आपको मिलेगी। बात समझा? ठीक है। अब अगर बात करें तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनमें कभी ये ज्यादा पाया जाता है, कभी ये, ठीक है। जैसे उल्लू की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि उल्लू अक्सर रात में निकलते हैं। तो उल्लू रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि उल्लू के आंख में दंड कोशिका बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? दंड कोशिका बहुत ज्यादा होगा तो संघ कोशिका कम हो जाएगा। तो जब दंड कोशिका बहुत ज्यादा होगा तो काला सफेद वस्तु बड़े अच्छे से देख सकता है, और रात में सभी वस्तुएं काली और सफेद दिखाई देती हैं, इसीलिए उल्लू रात में निकलते हैं। और उल्लू की आंखें थोड़ी बड़ी भी होती हैं, तो आंखें बड़ी होने का मतलब यह है कि रात में उसे दिखाई देगा, ठीक है। जिनकी आंखें छोटी होंगी हो सकता है रात में दिखाई ना देता हो, रात में ऐसे दीवार टच कर चलते हो, ठीक है। तो आप लोग रात में आजमाइएगा कि आपको रात में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे। उल्लू समझ गए। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट होता है मुर्गे के साथ। मुर्गे के आंख में दंड कोशिका बिल्कुल न के बराबर होता है ना। जब बिल्कुल न के बराबर होगा तो क्या होगा? संघ कोशिका अधिक होगी। तो मुर्गा जो है, या मुर्गा या मुर्गी, इसको रंग बिरंगा ज्यादा दिखाई देगा। जैसे ही शाम होगा तो इसको काला सफेद सब दिखता है, जैसे ही शाम होगा तो मुर्गे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो क्या होता है, बेचारा कहीं छुप जाएगा, सो जाएगा। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है, ठीक है, तो उसे दिखाई देने लगता है, तो दिखाई देगा, जाहिर सी बात है बोलेगा। अब मुर्गे की वही आवाज ही है, ठीक है, इसीलिए मुर्गा भोर होते ही चिल्लाते हैं। बात समझा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है दंड कोशिका, और अब कोई अगर पूछे आपसे कि दंड कोशिका और शंकु कोशिका कहां पाया जाता है, क्या कहेंगे? आंख में। आंख में। कोई पूछे आंख के किस भाग में पाया जाता है, तो रेटिना। तो याद रखिएगा ये जो शंकु कोशिका और दंड कोशिका है, ठीक है, दोनों आंख के रेटिना के भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में? और याद कर लीजिए रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या बनता है? हाँ, तो रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। कोई समस्या? तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और रेटिना पर क्या होते हैं? दंड कोशिका और शंख कोशिका। जो रेटिना है यहीं पर दंड कोशिका होते हैं और शंख कोशिका होते हैं, ठीक। तो बात समझ में आ गया? तो रेटिना पर ही होते हैं। और रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है किसी वस्तु का? उल्टा कि सीधा? याद कर लीजिए रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव उल्टा ही बनता है, हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक। तो ये बताइए हमारी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, बट आप दिख तो सीधे रहे हैं। तो हमारा मस्तिष्क जो है उस इन्वर्टेड इमेज को, इन्वर्टेड माने उल्टा, तो उस इन्वर्टेड इमेज को जो है इरेक्ट माने सीधा कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधे दिखाई देते हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर हम एक आंख से देखेंगे तो मान लीजिए 1 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, तो दो आंख से 1 किलोमीटर ही दिखाई देगा। लेकिन एक आंख और दो आंख का फायदा क्या है? तो देखिए एक आंख से कम क्षेत्रफल दिखाई देगा। जैसे एक आंख बंद किए तो लगभग इस कार्नर के बच्चे में नहीं दिखाई दे रहा है, इस कार्नर के पूरे आधे। और जैसे ही आंख खोले तो लगभग सब दिखाई देने लगे। तो क्षेत्रफल बढ़ता है।
एक आंख है तो अगर आपका दाहिना आंख सही है तो आप दाहिने आंख की ओर अच्छे से देख सकते हैं, और बायां आंख है तो बाएं ओर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक आंख होने से क्या होगा, आप कम एरिया को देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? कम एरिया को, दूरी उतना ही दिखेगा आपको, बट अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे उसमें अंतर आ जाएगा। तो बात समझ में आया? तो ये हो गई आपकी रेटिना। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि आंखों के विभिन्न भाग। चालू है ना? ठीक, तो देखिए, अच्छा ये बताइए, हम लोग के आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अवतल नहीं, उत्तल। तो याद रखिएगा, जो नेत्र है, नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? और ये उत्तल लेंस बना किसका होता है? मांसपेशियों का। किसका बना होता है? तो ये मांसपेशियों का बना होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है? जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र बढ़ने से यही जो लेंस है कठोर हो जाता है और धुंधला हो जाता है, तो साफ साफ दिखता नहीं है। तो ये ऑपरेशन होता है तो उसकी लेयर को साफ किया जाता है। ठीक है ना? तो अब ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के सभी भाग के बारे में। ठीक है, तो ये जो हम लोग का नेत्र है ऐसा कुछ होता है, एक गोले के समान। ठीक है ना? अगर इसे आप ध्यान से देखिए तो ये आंख का जो सबसे उभरा हुआ भाग है ये कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निया। ठीक है ना? और कार्निया जो है, ठीक है, कार्निया से होकर ही नेत्र लेंस में प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, और आंख का उभरा हुआ भाग ही क्या है? कार्निया। और कार्निया जो है ये पारदर्शी होता है। क्या होता है? तो पारदर्शी का मतलब है इसके आर पार प्रकाश जा सकता है। ठीक है ना? और कार्निया की बात करें तो हम जब भी आंख का दान करते हैं तो आंख के किस भाग का दान करते हैं? कार्निया। अगर कोई कहता है ना कि आंख अपना हम डोनेट करेंगे, तो आंख डोनेट करने का मतलब है कि आप आंख का कार्निया भाग ही दान करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आंख में जो प्रकाश आता है वो कार्निया भाग से ही आता है। ठीक है, अब नेत्र श्लेष्मा, तो श्लेष्मा का मतलब आवरण होता है। क्या होता है? तो आपके आंख के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, वही है नेत्र श्लेष्मा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, जलीय द्रव, तो जलीय द्रव जो है ये कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। जलीय द्रव, ठीक है, तो ये जो है एक्वस बोल सकते हैं, इसको एक्वस लिक्विड बोल सकते हैं। तो ये जो होता है कहाँ होता है? तो हमारे कार्निया और लेंस के बीच में होता है। ठीक है, अभी जलीय द्रव का काम क्या है? तो हमारी आंख जो है कंटिन्यू गति करती है, तो गति करती है तो आंख में चिकनाहट चाहिए, तो उस चिकनाहट के लिए यहाँ पे लिक्विड होना आवश्यक है। ठीक है, जो आंसू निकलता है इसी से निकलता है। और एक ग्रंथि होती है, उसका क्या नाम है? लैक्राइमल ग्रंथि। एक ग्रंथि है लैक्राइमल। लैक्राइमल ग्रंथि जो है ये आंसू बनाने का काम करता है। ठीक है ना? ये हो गया। फिर कांचाभ जल, विट्रियस ह्यूमर, तो कांचाभ द्रव जो है ये जो पूरा खाली दिख रहा है इसमें कांचाभ द्रव होता है। ठीक है ना? फिर बात करें दृढ़ पटल, या इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, स्केलरा। दृढ़ पटल जो है आंख का भीतरी भाग होता है। क्या होता है? भीतरी भाग। और ये दृढ़ पटल जो है मजबूत होता है। क्या होता है? और ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। और ये सफेद रंग का होता है, तो इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। ये श्वेत पटल है। ठीक है, तो प्रकाश इसके पार नहीं जा सकता। इसके जस्ट नीचे एक गहरे नीले रंग का एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है ना? उसे हम कहते हैं रक्तक पटल। ठीक है ना? इसके जस्ट नीचे एक और लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है ना? यानी कोरोइड। और इसमें जो है ब्लड का फ्लो होता है। जैसे आंख में ब्लड का फ्लो होगा तो ये रक्तक भाग में ही आंख जो है ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है ना? फिर बात करें दृष्टि पटल यानी रेटिना, तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना जो है ये लेंस का मतलब मानव नेत्र का सबसे आंतरिक भाग होता है। ठीक है ना? और रेटिना पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और ये आप देख पा रहे हैं कि नेत्र लेंस है, तो नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष ऐसा कुछ होगा, तो रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। और
पीत बिंदु की जो सुग्राह्यता होती है, यानी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अंध बिंदु, तो अंध बिंदु क्या होता है, तो रेटिना को ये प्रकाशिक सिरा जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु। और अंध बिंदु की सुग्राह्यता सबसे कम होती है, ठीक। अब जैसे कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पे। तो अगर रेटिना पे बनेगा तो आपके मस्तिष्क तक कैसे पहुंचेगा, तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, ये सूचना ले जाती हैं कि ऐसा है कि आपके रेटिना पे क्या बना है, कुछ प्रतिबिंब बना है। तो पक्का ये अगर ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं तो कहीं ना कहीं रेटिना से जुड़ी होंगी, तो जहां रेटिना से जुड़ेंगी ना वही क्या होगा, अंध बिंदु, अंग्रेजी में ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ब्लाइंड माने अंधा होता है, यानी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पीत बिंदु की जो सुग्राह्यता है ये सबसे अधिक होती है और इसकी सबसे कम होती है, ठीक है। अब पक्षमाभि, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां, तो पक्षमाभि जो होता है ये नेत्र लेंस की फोकस को घटाती या बढ़ाती हैं, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में अभी हम जस्ट पढ़ेंगे पूरा। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है। क्या होता है, आंख के रंगीन भाग का मतलब यह है कि किसी की आंखें एकदम काली होती हैं, किसी की आंखें हल्की काली होती हैं, किसी की आंखें हल्का ग्रे टाइप का होता है, किसी की आंखें सफेद होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं। तो ये सब जो आंखों के रंग हैं ये आइरिस निर्धारित करता है। कौन करता है, आइरिस आपका इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में परितारिका होगा, ठीक है। पुतली, पुतली आप लोग जानते हैं कि आंख में एकदम छोटा सा गोले से होता है काले रंग का, ठीक है, वही पुतली होता है। पुतली का काम क्या है कि कार्निया से जितना प्रकाश आया है सबको इकट्ठा करके कहां भेज दें, लेंस में, और लेंस जो है कहां कर देगा, रेटिना पे, और तभी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये तो शार्ट में हो गया। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब रक्तक पटल या कोरोइड, तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले या बैगनी रंग की एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, या तो काले रंग की होगी या तो बैगनी रंग की एक झिल्ली होगी, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रक्तक पटल। रक्तक पटल माने कोरोइड कहते हैं, ठीक है ना। यह प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे आंख में परावर्तन की क्रिया न होकर क्या हो जाए, उल्टा, ठीक है, ये अवशोषित करती है। तो अवशोषित करेगी तो यहाँ पे अपवर्तन की क्रिया ना होकर किसका होगा, ये अपने परावर्तन की क्रिया नहीं होगी ना, अपवर्तन की क्रिया हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अगला है कार्निया। तो कार्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के ठीक सामने उभरा हुआ जो भाग होता है कार्निया। आप लोगों ने चित्र भी देखा हुआ है कि जो आंख का उभरा हुआ भाग था वो कार्निया होता है, ठीक है ना। और बता ही चुके हैं आपको कि जो प्रकाश सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है वो कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है, बात समझ। उसके बाद जो हम लोग आंख को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो आंख का कौन सा भाग दान करते हैं, हाँ, आंख का कार्निया भाग ही दान किया जाता है, ठीक है ना। अब आइरिस यानी परितारिका, तो आइरिस अभी अभी आपको बताए हैं कि कार्निया के ठीक नीचे भीतरी भाग में एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे कार्निया से आने वाला प्रकाश संकुचित होकर पुतली की ओर कौन भेजता है, आइरिस ही प्रकाश को इकट्ठा करके पुतली के पास भेजता है। अब पुतली जो है लेंस पर भेजता है, अब फिर लेंस जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, फिर रेटिना का प्रतिबिंब तंत्रिका तंत्र की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचता है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब पुतली, पुतली मतलब नेत्र तारा, अंग्रेजी में इसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइरिस के ठीक बीच में एक काले रंग की बिंदु होती है, मतलब बिंदु के आकार का होता है, इसी को हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। प्रकाश किरण पुतली से होकर नेत्र लेंस में प्रवेश करती है। अब पुतली में समंजन क्षमता का गुण स्वतः पाया जाता है। अब समंजन क्षमता क्या होता है, तो मतलब पुतली आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बड़ी भी कर लेती है और छोटी। जैसे अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो अंधेरे कमरे में प्रकाश कम है, तो प्रकाश कम होता है तो आपकी पुतली जो है पूरी पूरी खुली हुई होती है, ताकि पुतली चाहता है कि आंख में प्रकाश ज्यादा है तो आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। और जब आप वही धूप में जाइए तो आपकी आंखें हल्की हल्की बंद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर प्रकाश ज्यादा है और ज्यादा प्रकाश से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसीलिए जब आप एकाएक धूप से किसी कमरे में आते हैं तो आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं, ज्यादा पुतली ज्यादा खुली हुई है, ठीक है। अब पुतली ज्यादा खुली हुई है, आप एकाएक आ गए,
मतलब अगर आप धूप में हैं तो आपकी पुतली एकदम कम खुलेगी, क्योंकि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। और आप जैसे ही आएंगे अंधेरे में तो आपको पुतली एकाएक खोलना पड़ेगा, तो उसमें 2-4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन का मतलब एडजेसेंट, एडजस्ट होता है ना, तो एडजेसेंट का मतलब होता है कि अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। ठीक है, तो पुतली में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि अंधेरे में आपकी पुतली बड़ी हो जाएगी और ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्षमता जो है समंजन क्षमता कहलाती है। आगे बात करें हम लोग, ठीक है ना, तो इतना हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद बात करें दृढ़ पटल की। दृढ़ पटल क्या होता है? देखिए, दृढ़ पटल आपको हम बता ही चुके हैं कि आंख का जो है, ठीक है, जो सबसे बाहरी भाग होता है ये श्वेत होता है, ठीक है, दृढ़ होता है और मजबूत होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। और जो दृढ़ पटल होता है ये आंख को बाहरी भागों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आपका क्या है? पीत बिंदु। तो नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को पीत बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, अब पीत बिंदु की सुग्राह्यता सबसे, यानी अगर यहां पे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे ज्यादा चमकीला बनेगा। ठीक है ना। अंध बिंदु, तो रेटिना को, ठीक है, प्रकाशिक सिरा जिस बिंदु पर काटता है, ठीक है, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। सिलेरी मांसपेशियां, तो सिलेरी मांसपेशियां, ठीक है, नेत्र लेंस में नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती या बढ़ाती हैं। नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार अपने फोकस को घटा या बढ़ा सकता है। असहायता कौन करेगा? हाँ, जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो सिलेरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ जाती हैं तो आप अपनी आंख की फोकस को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए एक उम्र ज्यादा हो जाने के बाद आंखों में समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है ना, और बाकी चीजें हो ही गई। ठीक है ना, तो ये जो है नेत्र लेंस आपका इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि 6 नंबर में यहां से प्रश्न आता है, तो ये चित्र और 8 से 10 लाइन लिख देते हैं आप, तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, नेत्र लेंस की बात करें तो जो नेत्र लेंस होता है मानवों में, ये उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस किसका बना होता है? ऊतकों का बना होता है। ठीक है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये जो है टॉपिक कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आंखों में। ठीक है, और उनका कैसे उपाय किया जाए, यानी बचाव। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ठीक है ना, और जीरोपैथलेमिया, किरेटोमलेशिया, रतौंधी, वरांधता, ये सब आंखों में बीमारियां होती हैं, और मोतियाबिंद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा आंखों से संबंधित बीमारियां और उनमें होने वाली समस्याओं को देखेंगे। धन्यवाद। तो देखिए अब है, ठीक है, निकट बिंदु। तो निकट बिंदु मतलब ये आंख में पूछा जाता है कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। देखिए, निकट बिंदु का मतलब है कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाए। इसका मतलब यह है कि अगर उससे पास वस्तु रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे किताब को पढ़ना हो तो आप किताब पढ़ने के लिए एक दूरी पे रखते हैं, तो वो न्यूनतम दूरी है। अगर उससे पास रख लेंगे तो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। सही बात है। अगर कोई चीज पढ़िए तो आप सोचते हैं पास हो तो पढ़ लें, लेकिन ज्यादा पास होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उस निकटतम से क्या हो गए हैं, और पास आ गए हैं। ठीक है ना, तो वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु कितना होता है? हाँ, स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 25 सेंटीमीटर से वस्तु ज्यादा पास आ गई तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, या हो सकता है बिल्कुल ना दिखाई दे। ठीक है ना, तो निकट बिंदु हो गया। फिर है दूर बिंदु। तो दूर का मतलब वह दूर बिंदु जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई दे, उसे हम कहते हैं दूर बिंदु। आप कितना दूर तक देख सकते हैं? अनंत दूर में तो बहुत दूर देख सकते हैं ना। तो दिमाग तो लगाइए कि निकट है 25 इतना दूर तक आप साफ साफ देख सकते हैं। इससे और पास आ जाएंगे तो नहीं दिखेगा। अब दूर तो हम लोग बहुत दूर देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, चंद्रमा देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं, यानी हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं।
कितने दूर तक? अनंत। तो याद रखिएगा, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ये याद नहीं करना है, समझना है कि निकट तो कितना निकट, तो 25 से पास आएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। दूर तो कितना दूर, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं भाई, सूर्य तारे चंद्रमा दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो निकट बिंदु और दूर बिंदु समझ गए। अब देखिए, अब दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है ना। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, तो अगर देखिए आपके वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? और अगर प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के या तो उससे पहले बन जाए या उसके बाद बन जाए तो इस प्रकार के समस्या को हम बोलते हैं नेत्र दोष। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये रेटिना है तो प्रतिबिंब या तो इसके पहले बन जाए या तो इसके बाद बन जाए। तो अगर पहले बनेगा तो निकट हो गया ना, पहले बन गया तो पास हुआ, अब पास को निकट बोलते हैं। तो अगर प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है तो वो निकट दृष्टि दोष होता है, और अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन गया तो बाद बना तो दूर, बाद बना तो, अरे मान लीजिए आप सपोज यहां पर है, ठीक है, और यहां बना प्रतिबिंब तो आपके पास है तो कहेंगे निकट, और इससे उस तरफ बना तो आपसे दूर न है तो इसे कहेंगे दूर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो दृष्टि दोष का मतलब होता है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले या बाद बनता है तो इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस। ठीक है ना, तो इसको ये बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। बात समझ में? जैसे हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में चेक करवाने तो कहते हैं टाइफाइड चेक कर दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं टाइफाइड चेक कर दीजिए, बट वास्तव में वो टाइफाइड चेक नहीं, वो विडाल टेस्ट होता है। क्या होता है? उस टेस्ट का नाम है विडाल। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस, बट वास्तव में जो डॉक्टर्स हैं वो मायोपिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मायोपिया। अब देखिए नाम में उल्टा है, अगर आप नाम को देखिए तो इसमें है निकट दृष्टि दोष, तो नाम पढ़ के ये स्पष्ट हो रहा है कि आपको तो निकट का नहीं दिखेगा, ये हो रहा है। अगर हम कहें कि निकट दृष्टि दोष तो नाम से तो यही मालूम चल रहा है ना कि निकट की वस्तु दिखेगी या दूर की वस्तु, मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, इसका मतलब ये हो रहा है। बट वास्तव में क्या होता है कि नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जो आपका दूर बिंदु अनंत पे था, दूर बिंदु कहां था? वो अनंत से और पहले आ जाता है। जो दूर बिंदु था जो आपको दिखा रहा था अनंत तक, वो दूर बिंदु किसी कारणवश कहां आ गया? पहले। तो दूर बिंदु पहले आ गया तो आपको दूर का नहीं दिखेगा। तो बात समझ में? इसमें इसीलिए ऐसा होता है। तो कोई पूछे उल्टा नाम क्यों है, तो आप कहेंगे इस दोष में नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से निकट आ जाता है। कहां जाता है? तो अनंत से निकट आ गया, इसलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। बात समझ में? ठीक है, अब चिकित्सा विज्ञान हो गया। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? ठीक है, देखिए, तो नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आंखें क्या हो जाती है? लंबी। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी आंखें साफ हैं, मतलब आंखें स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो अगर आंखें सही हैं तो देखिए ये वस्तु से प्रकाश आ रहा है और रेटिना पर बन गया, तो ये आपकी आंखें सही हैं। अगर आपकी आंखें सही होंगी तो वास्तव में प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन गया? रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, अब वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पे, और अनंत से ही किरणें समांतर आती हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपके आंख में डिफॉल्ट आ गया, डिफॉल्ट का मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं निकट दृष्टि दोष में ये जो किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, ये सब रेटिना के कहा? ये रेटिना हो गया, ये जो पूरा है आर लिखा है, आर फॉर रेटिना हो गया, तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया। तो बात समझ में? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है ना, और कारण क्या है? तो कारण साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आंखें लंबी हो जाती है। ये हो गया।
अब समस्या ये है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करें। देखिए, जो किरण है वो रेटिना से पहले मिल गया, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा किरण और दूर मिले। कहां मिले? तो किरण को फैलाने की आवश्यकता है। अब प्रकाश को फैलाता कौन है? अवतल लेंस। प्रकाश को फैलाता कौन है? तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु मनुष्य को, ठीक है, अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकाश के किरण को अपसरित करके उन्हें रेटिना पर संकुचित करती है, जिससे प्रतिबिंब कहां बनता है? अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये किरणें समांतर आई, ठीक है, अब ये जाती सीधे, बट थोड़ा सा ये क्या हुआ कि उसको एक्सपेंड कर दिया और प्रतिबिंब जो बन रहा था यहां पे वो कहां बनने लगा? रेटिना पे। एक बार बताइए, ये जितने प्रतिबिंब बन रहे हैं रेटिना पे, ये कैसे होंगे? उल्टा कि सीधा? उल्टा, क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब कैसे हैं? वास्तविक। ऑल इमेजेस आर रियल, सभी प्रतिबिंब जो है वास्तविक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये उल्टा होता है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रतिबिंब जो है उल्टा ही बनेंगे हमारी आंख के रेटिना पर। तो निकट दृष्टि दोष का समझ में आ गया। चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में चित्र ही इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन कम लिखिए, बट चित्र अगर बेहतर बना होगा तो नंबर पूरा मिलेगा। चित्र न तो बहुत बड़ा बनाइएगा और न तो बहुत छोटा, ठीक है। मतलब जो 1 रुपए का सिक्का होता है थोड़ा सा बड़ा वाला, उतना बड़ा गोला होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। अब आंख की पुतली भी होती है, तो प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः मतलब ये समंजित हो जाती है, समायोजित हो जाती है। क्या होती है? समायोजित मतलब एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः जो है समायोजित का मतलब होता है एडजस्ट। समायोजित का मतलब क्या होता है? एडजस्ट हो जाती है अपने आप। आप देखते हैं कि जैसे ही धूल उड़ता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो पलकें तो बंद हो जाती हैं। और जैसे ही मान लीजिए क्या हो गया कि प्रकाश खूब ज्यादा है, तब भी आपकी जो है पुतली अपने आप बंद हो जाती है। तो वही बात कह रहा है कि प्रकाश की मात्रा के अनुसार, प्रकाश ज्यादा होगा तो आपकी पुतलियां बंद हो जाएंगी, और प्रकाश कम होगा तो ऑटोमेटिकली पुतलियां खुल जाएंगी। या सोएंगे तब भी पुतली क्या होती है? बंद हो जाती है, क्योंकि आप सोते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि प्रकाश नहीं आना चाहिए, इसलिए बंद कर लेता है, ठीक है। चलिए कुछ नोट पॉइंट। धूप वाले चश्मे में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता। अब धूप वाला चश्मा क्या होता है, ठीक है, तो अक्सर आप देखे होंगे जो क्रिकेटर्स अक्सर मैच खेलते हैं, जो दिन वाला मैच होता है, तो चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने का फायदा ये होता है कि वो चकाचौंध से बच जाते हैं। जैसे आपको भी कोई कहे दोपहर में कोई वस्तु थोड़ा सा ऊपर फेंक दें और इधर सूर्य उधर देखना हो तो आप नहीं देख पाएंगे, चमकने लगता है। तो लेकिन जो ये है इसको बोलते हैं ध्रुवित कांच। क्या बोलते हैं? ध्रुवित कांच में ऐसा नहीं होता है। ध्रुवित कांच में आपको चमक बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर वो लगा कर खेलेंगे तो क्या होगा? गेंद पकड़ने में उन्हें आसानी होगी। और उन चश्मों की कीमत लगभग 10,000 शुरू होती है और उसके ऊपर इतना जाइए, ठीक है। तो एवरेज 25-30 हजार से कम का नहीं आता चश्मा वो, ठीक है। ध्रुवित कांच महंगे आते हैं, और चूंकि सब ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए महंगा आता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का ही उसमें प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल का। कुछ जो महंगी गाड़ियां होती हैं, तो महंगी गाड़ियों में ड्राइवर के पास का जो कांच होता है थोड़ा अलग होता है। ड्राइवर के जो सामने कांच होगा वो अलग होगा, अब बाकी तरफ का कांच अलग होगा। क्यों? ड्राइवर को चलाना है गाड़ी, तो रात में अगर उसके शीशे पे लाइट आएगी तो उसे कम दिखाई देगा, तो ऐसा कांच लगा होगा कि उसे साफ दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अगला, आंखों के लिए सबसे संवेदनशील अंग कौन है? हरा। यानी हरा अगर रंग आप देखते हैं तो आपकी आंखों पर बहुत प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में जब भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर हरे कपड़े पहनते हैं। क्यों? आपको ऑपरेशन हुआ है तो आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, तो कमजोर हैं तो आपकी आंखों को आराम मिले, ठीक है ना, इसलिए हरा होता है। वहां पर जो पर्दे लगाए जाते हैं वो भी हरे रंग के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आंखों के लिए सबसे संवेदनशील जो अंग है, आरामदायक जो अंग है, वो कौन सा, मतलब रंग जो है वो हरा होता है। बात समझ? तो हरा रंग आंखों के लिए क्या है? सबसे कम प्रेशर डालता है। सबसे ज्यादा कौन डालेगा? रेड। अगर रेड कलर आपको दिन रात दिखाया जाए तो हो सकता है 1 साल में आपकी आंखें कमजोर हो जाएं, ठीक है। इसीलिए रेड पेन से आपको लिखने के लिए मना भी किया जाता है। तो आप रेड से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्लू और बैगनी रंग किया जाता है, क्योंकि ब्लू और बैगनी जो है ये मीडियम में आता है, ठीक है, तो ये सही है। और ब्लू और बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ब्लू और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होता है?
तो आप लिखेंगे तो वो उसके जो परावर्तन होगा उसका क्या होगा, प्रकाश ज्यादा फैलेगा, और जब प्रकाश ज्यादा फैलेगा तो पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी और आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक, अगला है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयुक्त करने पर कुल फोकस क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अगर आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपके नेत्र की जो फोकस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि फोकस दूरी क्या हो, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के बाद बना तो मतलब फोकस ज्यादा था, तो फोकस कम करना है, तो फोकस कम करना है तो कौन ले आइए, उत्तल। अब फोकस बढ़ाना है तो अवतल। क्यों, फोकस का मतलब क्या है, तो किरण जितना दूर मिलेगा फोकस उतना ज्यादा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तो नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि पिछला ही है। अब इसमें क्या होगा, तो दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो कहां चला जाता है, दूर। दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र का निकट बिंदु था 25 सेंटीमीटर वाला कहां भाग गया, दूर, इसीलिए इसका नाम उल्टा पड़ा है, दूर दृष्टि दोष। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपकी आंखें स्वस्थ हैं, तो अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि निकट वस्तु रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब एग्जैक्ट कहां बना, रेटिना पे। और अगर आपकी आंख में समस्या है, वही वस्तु रखा है, प्रतिबिंब कहां बना, रेटिना के बाहर। आज रेटिना के उस पार बनेगा तो मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहां बने, रेटिना से रेटिना पर बने, तो प्रकाश को फैलाएंगे कि सिकोड़ेंगे अरे फैलाएंगे तो और दूर बन जाएगा, सिकोड़ेंगे तो और पास, तो इसीलिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो कारण क्या है, तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का कम हो जाना, सही बात है। ये दूरी कुछ रही होगी, अब कम हो गई, तो कम हो गई तो जैसे हम कोई गेंद फेंक रहे हैं कंटिन्यू इतने दूरी पे और आप आगे आ गए तो गेंद तो पीछे गिर जाएगा, तो वही हुआ। ये कह रहा है कि किरण तो वह प्रकाश तो वही प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन किसी कारणवश आपकी आंखें थोड़ी चपटी हो गई, तो आंखें चपटी होने से क्या हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो क्या हो गई, घट गई, तो प्रतिबिंब आगे बन गया, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ठीक है, जिससे अच्छा वक्रता का कम हो जाना, वक्रता कम होगा तो फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा, और जब फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, दूर बन जाएगा, यानी आगे। ठीक है, तो कोई एक कारण लिख सकते हैं आप लोग। निवारण कैसे करेंगे, देखिए ये निकट वस्तु थी, बिंदु O पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रकाश किरण इस प्रकार आया और कहां बन गया, रेटिना पे, तो यानी इसको निवारण कहेंगे। तो 3 चित्र बनता है, ये निवारण का हो गया, ठीक है, ये स्वस्थ आंख का हो गया और ये दोष रहित आंख का हो गया, दूर दृष्टि दोष युक्त आंख हो गया। तो ये दृष्टि दोष से युक्त है, ये स्वस्थ आंख के लिए हो गया और ये निवारण का। तो 3 चित्र बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है, तो नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाता है अर्थात दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, और नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कम या नष्ट हो जाती है। निवारण, तो निवारण में आप जान ही गए कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को संकुचित कर देता है, अभिसरित कर देता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के बाद न बन के रेटिना के पहले बन जाए, ठीक है ना। फिर जरा दृष्टि दोष होता है, तो देखिए जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है आपको एक साथ दोनों बीमारी हो जाए, ठीक है। तो अगर नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष हो गया तो मतलब इसमें अब निकट में तो आप अवतल का प्रयोग करते हैं और दूर में अवतल का प्रयोग, दूर में उत्तल का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे दोनों प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कारण क्या है, सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। जरा दृष्टि दोष के कारण की बात करें तो सिलियरी मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, शिथिल का मतलब सिकुड़ जाती हैं। नेत्र लेंस कठोर हो जाता है, कठोर का मतलब नेत्र लेंस आपके ऊतकों का बना होता है, तो हल्का मुलायम होगा तो पारदर्शी होगा तो प्रकाश आर पार जाएगा, और नेत्र लेंस कठोर हो जाएगा तो समस्या हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन किया जाता है फिर। या नेत्र लेंस की नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाए, समाप्त। अब नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो नेत्र आवश्यकता अनुसार अपने फोकस को घटा या
बढ़ा सकता है। नेत्र जो है आवश्यकता अनुसार अपने फोकस को घटाया, इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता बोलते हैं। तो ये भी समाप्त हो जाएगा तो समस्या है ना। अब कारण की बात करें तो इस निवारण के, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोकसीय लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अवतल तथा उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना, यानी उत्तल और अवतल दोनों चीजें इसमें इनबिल्ड होंगी। ठीक है, बेलनाकार लेंस। ठीक है, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होगा, यानी जो बाहर की ओर होगा, और जो अंदर की ओर होगा वो उसमें क्या होगा, अवतल उत्तल लेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपरी भाग है तो अवतल और नीचे का भाग है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, रतौंधी क्या होता है और वर्णांता क्या होता है आप लोगों ने ये भी जान गए। हाँ, एक और होता है किरेटोमलेशिया। तो किरेटोमलेशिया में क्या होता है, ठीक है ना, कि जो आंखें हैं ये मुलायम हो जाती हैं, और जब आंखें मुलायम हो जाएंगी तो आंखों का आकार असामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असामान्य होगा, तो आपको आंखें जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी। ठीक है, जैसे एग्जैक्ट जो ब्लैक वाला बीच में होता है, जब आंखें आपकी मुलायम हो जाएंगी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो उसे बोलते हैं किरेटोमलेशिया। और ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है, एक और होता है जीरोपैथलेमिया। अब जीरोपैथलेमिया क्या होता है, तो जीरोपैथलेमिया में जो आपकी आंखें हैं सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और जब आंखें आपकी सूख जाएंगी और थोड़ा सा आप जग जाइए या कोई काम कर दीजिए तो आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, और लाल भी होंगी और आंखें दर्द भी करेंगी। ठीक है, ये दोनों बीमारियां अक्सर बुढ़ापे के कारण आती है। बुढ़ापे का मतलब एज ज्यादा होता है, तो ये दोनों जो बीमारियां हैं अक्सर एज ज्यादा हो जाती हैं, तो ये ज्यादा होने की वजह से समस्याएं आती हैं। बात समझ में, जीरोपैथलेमिया और किरेटोमलेशिया। एक मोतियाबिंद होता है, तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों पे परत जम जाती है। ठीक है, कई सारे टिश्यूज होते हैं, उनकी परत जम जाती है, उस परत के कारण आपकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। तो ये तो हालांकि ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। तो बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि नेत्र के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट चीजें पढ़ चुके। ठीक है, तो नेत्र में कौन सी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, यहां से एक प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का एक आ जाए 4 नंबर का, या तो मानव नेत्र के सचित्र वर्णन करिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए, 6 या 7 नंबर का आएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में से एक आने की 100% गारंटी होती है। अब फिर एक और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके सवाल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित आंकिक प्रश्न, इससे भी एक प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, फिर अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।